आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ नेक्स्ट जीएस क्वार्टर टू एग्जामिनेशन के बारे में। ये हमारी तीसरी वीडियो है सीरीज के अंदर एंड इंशाल्लाह परसों आपका एग्जामिनेशन है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि तीनों पार्ट्स को लाजमी चेकआउट कीजिए अपने एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आपके लिए आसानी रहे एग्जाम देने के लिए। टोटल 20 होंगे आपके पास। आपने 10 मिनिमम उसमें से करेक्ट असाइन करने होंगे क्वार्टर में पास होने के लिए। एंड साथ ही साथ आपका टेस्ट घर पर आपसे लिया जाएगा। घर पर टेस्ट लेने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप बहुत आसानी से उसको एस कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आगे चल के कुछ चीजें बताऊंगी, तो वीडियो आखिर तक सुनिएगा, जिसमें टेस्ट देने में आपको ज्यादा आसानी रहेगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की तरफ चलते हैं, एमसीक्यूज को शुरू करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कम टाइम में कवर कर सकें। हम सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट राउटिंग पेजेस एंड एपीआई राउट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से होंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे। कुछ टॉपिक्स की एमसीक्यूज इस वीडियो में कंपाइल कर रही हूँ, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंपाइल करूंगी, जो कि हमारा फाइनल पार्ट होगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि उससे भी लाजमी चेक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जेएस में एक पेज को क्रिएट करने के लिए कौन सी डायरेक्टरी यूज होती है। तो हम पेजेस की डायरेक्टरी बनाते हैं डॉट टीएस के अंदर, जो कि हमारे पास राउटिंग के लिए यूटिलाइज की जाती है। एपीआई राउट्स क्रिएट करने के लिए कौन सी डायरेक्टरी यूज होती है। हम पेजेस में एपीआई बनाते हैं। यहाँ पर कौन सा एचटीटीपी मेथड डेटा सेंड करने के लिए एपी राउट में कॉमनली यूज किया जाता है। तो हम पोस्ट के थ्रू यहाँ पे डेटा को शेयर करते हैं। हर टॉपिक में से एक सवाल आएगा आपके पास, तो आपने अच्छे से टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है, ताकि कम से कम 10 सवाल तो जो है वो अच्छे से निकाल लो, और उसके बाद अगर एक दो तुक्के भी लगाते हो तो कम से कम इतने तो मार्क्स ले लो कि पास हो जाओ एटलीस्ट। नेक्स्ट चीज इसमें पेज नॉट फाउंड का एरर किस लिए यूज होता है और कौन सी फाइल में होता है। तो 404.js यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, और हम इसको कस्टमाइज करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। कौन सा हुक नेक्स्ट जेएस में राउटिंग के लिए यूज होता है। तो यूज राउटर का यूज करते हैं। यूज इफेक्ट या यूज स्टेट मत लिख के आ जाना। यूज राउटर नेक्स्ट जेएस का बिल्डिंग हुक होता है, जो कि राउटिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ये सवाल घुमा फिर आगे आएगा, तो ध्यान से देख के जवाब देना। दूसरा टॉपिक था डायनामिक राउटिंग एंड कैच ऑल राउट से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब हम डायनामिक राउट्स बनाते हैं तो उसको बनाने का सही तरीका क्या है। पेजेस में पोस्ट एंड पोस्ट में आप id डॉट जेएस को बनाएंगे। एंड याद रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज होता है। ये सवाल आएगा, लाजमी आएगा, रिपीट होकर आएगा, और 100 बार आएगा आपके पास डायनामिक राउटिंग से रिलेटेड, तो इसको तो आसानी से रट लीजिए। कौन से सैंपल्स नेक्स्ट.जेएस में कैच ऑल राउट के लिए यूज होते हैं। तो याद रखो कि हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर जो है वो अपने पेरेंट्स के अंदर जो है अपना एक रेस्ट पैरामीटर पढ़ा था, जो कि 3 डॉट से यूटिलाइज होता है ना। तो कैच ऑल राउट्स भी उसी तरीके से वर्क करते हैं। हम कैच ऑल राउट्स को पेजेस में पोस्ट में सिलेक्ट डॉट जेएस के अंदर बनाते हैं, और किस तरीके से लिखते हैं। जैसे हमने अपने ब्लॉग में मल्टीपल लेवल्स बनाए ना, मतलब मल्टीपल मैंने उसमें ब्लॉग्स बनाए, फिर जब मैं उनकी डायनामिक राउटिंग करती हूँ तो वो एक एक करके जो है वहां पे कंसीडर होते हैं। तो उस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से फंक्शन यूज राउटर हुक से करंट राउटर का की आईडी निकालने के लिए यूज होता है। तो राउटर डॉट क्यूरी डॉट आईडी, ये आपने अभी सैनिटी के अंदर अप्लाई आउट किया है, और इसका यूटिलाइजेशन आपने वहां पर कंपाइल किया है, जिसमें आप आईडीएस स्लग के जरिए जो है वो डायनामिक राउटिंग करते हैं। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें फॉल बैक राउट किस मेथड के लिए यूज होते हैं। तो गेट स्टैटिक पाथ का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बूलियन ब्लॉकिंग कराते हैं, जिसमें डायनामिक स्टेटेड पेजेस को हम जनरेट करवाते हैं। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि गेट स्टेटेड पाथ के अंदर रिक्वायर्ड होती है। तो इसके अंदर हमने बेसिकली पाथ का यूज करना होता है। देखो गौर से भी देखो तो गेट स्टैटिक पाथ खुद ही कहता है। पाथ प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पेजेस को प्री बिल्ड हमारे लिए यूटिलाइज करती है। तीसरा टॉपिक था डेटा फैचिंग से रिलेटेड। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं, उसमें मैं बहुत घुमा फिरा आगे कहानी नहीं बता रही। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए चीजों से रिलेटेड। गेट सर्वर साइड प्रॉप्स और गेट स्टेटेड साइड प्रॉप्स के बारे में बात करें, तो कौन सा था ऐसा मेथड होता है जो न्यू डेटा की रिक्वेस्ट को फेच करता है। तो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स के जरिए हम न्यू डेटा को फेच करते हैं। कौन सा प्री बिल्ड स्टैटिक पेज होता है हमारे पास। तो गेट स्टेटेड प्रॉप के जरिए हम अपने प्री बिल्ड स्टैटिक पेज को बनाते हैं। ऊपर वाला सवाल और नीचे वाला सवाल दोनों अप्रोक्सीमेटली एक ही जैसे हैं यहाँ पर, बस इसमें थोड़ा सा इनिशियल डिफरेंस है। वो क्या है कि न्यू डेटा के लिए गेट सर्वर साइड प्रॉप यूज होता है, और प्री बिल्ड स्टैटिक पेजेस के लिए गेट स्टेटेड प्रॉप का यूटिलाइजेशन होता है। कौन सा ऐसा मेथड होता है जो रियल टाइम डेटा फैचिंग के लिए सुटेबल होता है। तो गेट स्टेटेड प्रॉप के जरिए हम फ्रेश डेटा को लेते हैं, जैसे कि वेदर स्टेट हो गया, वेदर अपडेट, स्टॉक प्राइसेस, ये सब, या फिर हम जो है वो अपना
एपीआई राउटिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन से मेथड में फॉल बैक ट्रू होता है? तो गेट स्टेटस पाथ के अंदर हमेशा फॉल बैक ट्रू होता है, क्योंकि हम उसे डायनामिकली रीबिल्ड करते हैं। कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसमें डेटा कभी भी चेंज नहीं होता? तो उस केस के अंदर हम गेट स्टैटिक प्रॉप्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक डेटा होता है और ये हमारे पास यहाँ पे चेंज नहीं होता। चौथा टॉपिक था इंक्रीमेंट स्टैटिक रीजनरेशन। मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में इस टॉपिक पे बहुत एमसीक्यू शेयर किए हैं, तो जो दूसरे नंबर वाले वीडियो है वो लाजमी देखो। उसमें से ज्यादा ज्यादा एमसीक्यूज जो है ना वो आपके पास कंडक्ट होंगे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डीपली कवर करने की कोशिश की है नेक्स्ट जेएस को, और बहुत अच्छे से जो है वो मैंने आपको उसमें कंपाइलेशन करके बताई है। तो आईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंक्रीमेंट स्टैटिक रीजनरेशन। ये एक ऐसा फीचर होता है जो कि स्टैटिक पेज बनाता है, उनको रीबिल्ड करता है। इसमें कौन सा मेथड यूज होता है? इसमें गेट स्टैटिक प्रॉप्स का मेथड यूज होता है, जिसके थ्रू हम ऑटोमेटिक अपने पेजेस को अपडेट करते हैं। आईएसआर में पेज अपडेट होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी को हम सेट करते हैं? तो रीवैलिडेट की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये होता है कि हर 10 सेकंड के बाद क्या होता है, हमारा रिफ्रेश होता है पेज और नया डेटा उसमें अपडेट हो जाता है। आईएसआर का बेनिफिट क्या होता है? ये फास्टर अपडेट करता है बिना रीबिल्ड के, यानी कि 10 सेकंड में अगर पेज रिफ्रेश हो रहा है तो तुम देखो कि वो कितना जल्दी जो है वो इसको रीबिल्ड करके हमारे लिए डायनामिकली कंसीडर कर रहा है, और उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड कि आईएसआर का ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर हमें रियल टाइम अपडेट चाहिए तो हम गेट सर्वर साइड प्रॉप्स का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमें फ्रेश डेटा हाथ के हाथ जो है वो मिलता रहता है। देन हमारा अगला टॉपिक था यहाँ पे क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग, SWRN, रिएक्ट क्यूरी। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम स्टेट लेवल के बारे में बात करते हैं, जो काम हमने सैनिटी पे किया है ना उससे रिलेटेड हम यहाँ पे ज्यादातर चीजें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये पूछा है कि SWR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्लेट वाइल रिवैलिडेट, इसका जो है वो यहाँ पे एब्रिविएशन होता है। डेटा फेचिंग लाइब्रेरी होती है जो कि फास्ट अपडेट और कैचिंग के लिए यूटिलाइज की जाती है। इसमें हम कौन सा हुक यूज करते हैं? तो इसमें हम SWR का ही हुक यूज करते हैं। एलडब्ल्यूआर का हुक क्या करता है? डेटा को कैच करता है, ऑटोमेटिक डेटा को रिफ्रेश करता है और डेटा को अपडेट कर देता है। रिएक्ट क्यूरी का मेन फीचर क्या होता है? क्लाइंट साइड कैचिंग और बैकग्राउंड रिफेक्टिंग, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर क्लाइंट साइड की कैचिंग होती है उसको ये इम्प्रूव करता है बैकग्राउंड में, और उसको रिफ्रेश करवाता है। कौन सा ऐसा हुक है यहाँ पर SWR में जो कि रिएक्ट क्यूरी में डेटा फेच करने के लिए यूज होता है? तो यूज क्यूरी के थ्रू हम डेटा को फेच करते हैं, और अभी हमने दूसरी चीज क्या देखी थी कि हम डेटा को हुक के थ्रू अगर करवाएंगे तो किस में करवाएंगे? SWR के थ्रू, और अगर क्यूरी के थ्रू कराएंगे तो यूज क्यूरी में इसको कंसीडर कराएंगे। दोनों चीजें याद रखिएगा। कौन सी ऐसी लाइब्रेरी होती है जो कि ग्राफ क्यूएल के लिए सूटेबल होती है? तो अपोलो क्लाइंट जो है वो एफिशिएंट डेटा फैचिंग प्रोवाइडर होता है। मिडलवेयर जो है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ऐसा पढ़ाया नहीं है बट इससे रिलेटेड सवाल आएंगे, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपके पास अप्रोक्सीमेटली नॉलेज ज्यादा होगी ना तो कम से कम 8-10 MCQs आप खुद से कर सकेंगे, बाकी 3-4-5 आप तुक्का लगा के कर लेंगे, तो एटलीस्ट पास हो जाएंगे 20 में से। इसमें जो है ना इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें कंसीडर नहीं होंगी। तो हमारे पास इस टॉपिक में क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जेएस का मिडलवेयर का मेन फंक्शन क्या होता है? तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हमारे पास मॉडिफाई करता है। इसके थ्रू हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो मॉडिफाई होकर जाती है। बेसिकली ये जो सेक्शन होता है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड होता है, मतलब आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए जो है वो आपको इसको बस रट्टा लगाना पड़ेगा। माइंडवेयर में रिक्वेस्ट और रिस्पांस का एक्सेस किस फंक्शन में मिलता है? तो नेक्स्ट जेएस रिस्पांस में हम नेक्स्ट रिस्पांस का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम HTTP रिक्वेस्ट हैंडल को यूटिलाइज करते हैं। मिडलवेयर को नेक्स्ट जेएस में किस फाइल में लिखा जाता है? तो मिडलवेयर डॉट जेएस के अंदर हम इसको लिखते हैं, क्योंकि ये इसकी रूट डायरेक्टरी होती है। आपको पता है कि आप जैसे ऐप डॉट जेएस में लिखते हो अपने रूट डायरेक्टरी में डेटा, आपने भी इम्पोर्ट डेटा डॉट MJS या इम्पोर्ट डेटा डॉट JS में लिखा है, तो इसी तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, ये सवाल ना इसी तरीके से चेंज भी हो सकता है कि सैनिटी पे जब आपने डेटा इम्पोर्ट कराना है तो आप कौन सी नेक्स्ट जेएस की फाइल में उसको रखोगे? तो इम्पोर्ट डेटा डॉट JS या इम्पोर्ट डेटा डॉट MJS, ऐसे करके भी ये सवाल आपके पास आ सकता है। ठीक है, कौन सा ऐसा फंक्शन होता है मिडलवेयर में जिसके बाद अगले स्टेप पर
हम जो है वो चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जीने का मतलब होता है कि आगे फॉरवर्ड करना चीज़ों को, तो नेक्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट कंटिन्यू फॉरवर्ड प्रोसीड में से आपने नेक्स्ट याद रखना है। ठीक है, मिडलवेयर किस फेज में रन होता है? एपीआई रिक्वेस्टिंग की रीच से पहले हम जो है वो इसको करते हैं, ताकि हमारी कस्टम जो लॉजिक्स हैं वो अप्लाई हो। अगला टॉपिक है हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। अच्छा, एक बात याद रखो, टेस्ट घर पर जरूर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीटिंग कर सकते हो। टाइमर भी चल रहा होगा साथ साथ। काफी लोग जो मेरी ज़ूम क्लासेस लेते हैं उन्होंने देखा होगा कि हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया था मैंने, जिसमें आप लोगों ने घर पर बैठ के टेस्ट दिया था और आपकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास आ रही थी कि आपने किस तरीके से कंपाइलेशन किया था। उसमें एक बच्चे ने चैट जीपीटी का यूज किया था एंड मुझे वहां देख के बिल्कुल प्रॉमिसिंगली पता चल गया था कि इस बच्चे ने पूरा प्रॉपर चैट जीपीटी का यूज किया। तो आपके साथ भी यही चीज होगी कि आपकी भी जो है वो स्क्रीन परमानेंटली रिकॉर्ड हो रही होगी उस सॉफ्टवेयर में जिसमें आप टेस्ट दे रहे होगे। तो आप ना तो स्क्रीन से बाहर जा सकते हो, ना तो स्क्रीन से अंदर जा सकते हो, ना ही कहीं इधर उधर स्क्रीन से हो सकते हो। टाइमर भी चल रहा होगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली जितने टाइम में आपको कंप्लीट करना होगा। एंड दूसरी चीज क्या है आपके पास कि इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस सवाल को जो है वो गूगल करो और फिर गूगल करके सर्च करो, इतनी देर में आपका बहुत टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो तैयारी अच्छी रखना ताकि आसानी से इसको कंपाइल कर सको। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन से पहले फिर से याद दिला दूं कि टेस्ट जो है वो आसान होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। कोडिंग बेस्ड एमसीक्यूज नहीं होंगे, इस तरीके के एमसीक्यूज होंगे। बस ये बात का ख्याल रखना कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो स्क्रीन से बाहर नहीं जाना। हो सकता है कि तुम स्क्रीन से बाहर जाओ और टेस्ट बंद हो जाए तुम्हारा और फिर वो दोबारा से रीशेड्यूल भी नहीं हो। तो इस बात का, इस छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना टेस्ट देते हुए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन विद नेक्स्ट के टॉपिक पे वापस आते हैं। जब हम इमेज ऑप्टिमाइज कराते हैं नेक्स्ट के अंदर तो क्या यूज करते हैं? नेक्स्ट इमेज का यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होती है नेक्स्ट इमेज में जिसका यूटिलाइजेशन करके आप लेजी लोड का इनेबल कर सकते हैं? तो लोडिंग इज इक्वल टू लेजी, ये हमारे पास यहाँ पे ऑन डिमांड लोडिंग होती है। बेसिकली हम जब अपने वेबसाइट पे प्लगइन्स का यूज करते हैं तो सैमरिच लेजी लोड का एक प्लगइन आता है जो कि हमारा काम आसान करता है। इस चीज से रिलेटेड मैं अक्सर और बेशतर इसका जिक्र भी करती हूँ। कौन सा फॉर्मेट नेक्स्ट जेएस इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए सपोर्ट करता है? तो वेबपी एंड एवीआईएफ के फॉर्मेट्स होते हैं जो कि हमारे पास स्मॉलर साइज फाइल्स और बेटर क्वांटिटी के लिए यूज होता है। अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो फिर हम जेपैक की फाइल्स का यूज करते हैं। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी नेक्स्ट जेएस इमेज में इमेजेस को जो है वो यहाँ पर प्रायोरिटी पे रखती है? तो इसमें हमारे पास प्रायोरिटी की जो है वो अप्रोक्सीमेशन यूज होती है। इस सवाल को ना थोड़ा सा चेंज करके भी दे सकते हैं कि अगर प्रायोरिटी आपके पास ट्रू होती है तो आपके पास नेक्स्ट इमेज में क्या होता है? तो आपकी इमेजेस फास्ट लोड होता है और अगर फॉल्स होती है तो वो देर से लोड होते हैं। देन यहाँ पे है कि कौन सी सीडीएन नेक्स्ट.जेएस में इमेज ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होती है? तो वर्चुअल इमेज ऑप्टिमाइजेशन का यूज होता है। वर्चुअल खुद ही से जो है वो सारी चीजें आपके लिए कंप्रेस कर देता है। एक टॉपिक है यहाँ पे स्टैटिक साइट जनरेशन से रिलेटेड, ये भी मैंने सेकंड वीडियो के अंदर बहुत डिस्कस किया, इसके बहुत सवाल मैंने उसमें डिस्कस किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे, तो उसको लाजमी देख लेना। कौन से मेथड में जो है वो अपना स्टैटिक साइट जनरेशन के लिए यूज होता है? तो गेट एस्टेटेड प्रॉप का यूज होता है। कौन सा फीचर बिना सर्वर के लोड करने की सहूलत देता है? तो एसएसजी जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या करता है? फास्टेस्ट परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करता है। एसएसजी और एससीआर, एसएसआर स्टैटिक साइट रीजनरेशन, ठीक है, दोनों से रिलेटेड सवाल आएंगे। ठीक है, कौन सा सिनेरियो एसएसजी के लिए बेस्ट होता है? ब्लॉक और डॉक्यूमेंटेशन में एसएसजी यूज करते हैं। कौन सा बेनिफिट एसएसजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? फास्ट पेज लोड और एसएसजी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तुमसे चौथा प्रोजेक्ट इनको माइलस्टोन जो चौथा वाला था ना वो बनवाना चाहिए था, बहुत फायदा होता है एसएसजी और एसआर के अंदर ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है कि एसएसजी में पेजेस कब जनरेट होते हैं? तो बिल्ड टाइमिंग पेज जो है वो जिसमें पेजेस जनरेट होते हैं इसका मतलब ये होता है कि सर्वर पे लोड कम पड़ेगा और बाकी चीजें जो है वो परफॉर्मेंस में इम्प्रूव होंगी। तो टोटल मैंने 8 टॉपिक कवर किए हैं, बाकी ये देख रहे हो नीचे और भी एमसीक्यूज हैं, अगले वीडियो में बताऊंगी तुम्हें, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और तुम भी जो है वो ज्यादा बोर नहीं हो। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि कैसे एमसीक्यूज आएंगे, आपने किस बातों का ख्याल रखना है एमसीक्यूज देते हुए। तो लाजमी उनको कंपाइल कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरी क्वार्टर 3 की क्लासेस ज्वाइन नहीं की है पाइथन की तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैंने उसके भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनवा दिए और इतनी सारी चीजें कंपाइल करा दी हैं। तो पाइथन की प्लेलिस्ट भी चैनल पे मौजूद है, उसको भी फॉलो करें। थर्सडे के दिन मेरी क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट जूम के ऊपर 9:30 to 10:30, उसको भी अवेल कीजिए लाजमी, ठीक है।
और जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ एग्जाम की, उन्हें लाजमी देखें, आपके लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको ज़रूर बताऊंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।